हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3rd एंड 4th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। वीडियो के बीच में आपको एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट भी मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके है। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज से, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेशनल न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ है, बैंकिंग की भी न्यूज़ है, एंड हम बात करने वाले हैं साइंस की न्यूज़ पे भी। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। फर्स्ट है 3rd जुलाई। 3rd जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्रिवेंट प्लास्टिक पोल्यूशन, चूज यूजेबल बैग। तो प्लास्टिक बैग फ्री डे हमने कब सेलिब्रेट किया? 3rd ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया। इसका मकसद क्या है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो लोगों को अवेयरनेस दिलाना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बैग फ्री वर्ल्ड कैंपेन के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है। इसकी कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। ओके। 4th ऑफ जुलाई, 4th ऑफ जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है। अमेरिका का ये 257 नंबर का इंडिपेंडेंस डे है। चलो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसे आप याद रखेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट रीअपॉइंट तुषार मेहता एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 years। तो यहाँ पर एक कमिटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और फिर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में ये बात डिसाइड की गई कि तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया जाएगा एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तुषार मेहता 2018 से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। फिर 2020 में भी इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया था। अब वापस से इनके टेन्योर को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट हमको देखने को मिली है। विक्रमजीत बैनर्जी, KM नटराज, बलबीर सिंह, SB राजू एंड वेंकटरमन, ऐश्वर्या भाटी, इन सभी लोगों को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा हायरार्की समझिए। हमारा जो कंट्री है भारत, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी कई सारे केसेस जाते हैं, तो उसको भी एक वकील, एक लॉयर की ज़रूरत होती है। तो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है? वो अटर्नी जनरल होता है। कौन होता है? अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल के बाद जो 2nd नंबर का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर हमारी कंट्री में होता है वो होता है आपका सॉलिसिटर जनरल, जो कि अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है और अपनी रिपोर्ट भी अटॉर्नी जनरल को ही देता है। फिर ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है, इसकी मदद करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए कई आपको क्या मिलते हैं? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिलते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो यही कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। 2nd हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री में, और इनकी मदद करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। बेसिकली जो लॉ ऑफिसर रूल 1972 है, उसके अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होती है। इनकी ऑफिस की शुरुआत 1950 में हुई थी। ये अपनी रिपोर्ट भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देते हैं और अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एनसीपी। तो भाई क्या ही चल रहा है उसमें, लगातार वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एनसीपी के जो लीडर थे अजित पवार, आपने इनका नाम सुना होगा, कई बार सुना होगा। अजित पवार जी ने एनसीपी छोड़ दी है और एनडीए गवर्नमेंट, जो एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना का मिलके जो चल रहा है कोलिजन, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और अब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के। तो अजित पवार टेक्स ओथ एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। He joined Eknath Shinde led Maharashtra government to take up this role. बेसिकली अजित पवार जो है वो सन है शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव के। इन्होंने 1982 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। जब हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है अबाउट द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सिमिलर टू कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही इनकी रैंकिंग होती है।
11 other state in the country currently have the Deputy CM, a post that is not mentioned in the Constitution. याद रखेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में हमारे संविधान में कहीं पे भी चर्चा नहीं मिलती है, और 11 ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री के जिसमें आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे. द पोस्ट ऑफ डिप्टी सीएम इज अंडरस्टूड एज बीइंग इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर. तो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर ही डिप्टी सीएम की होती है रैंक, और इनकी पे भी सेम होती है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर. नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट के बारे में. बहुत लोग परेशान रहते हैं, एकदम इतने परेशान रहते हो कुछ बच्चे आप लोग तो, कि भाई करेंट अफेयर्स का क्या करें, कैसे पढ़ें. कुछ मत करो, हम आप लोगों के लिए हेडलाइंस भी लेकर आ गए. 6 मंथ की हेडलाइंस, केवल हेडलाइंस रहेंगे जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है मंथ वाइज, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप टू जून तक. तो जैन से लेके जून तक जो इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस है वो भी आपकी हेडलाइंस कैसी है, टॉपिक वाइज है. मतलब अपॉइंटमेंट अलग है, अवार्ड अलग है, वो भी मंथ वाइज. मतलब जनवरी का आपको पहले सारे पार्ट्स मिलेंगे, फिर फेब के सारे पार्ट्स मिलेंगे, जिससे आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में, क्विक रिवीजन करने में आसानी हो. विथ इन अ वीक, मतलब इस वीक में, इस हफ्ते में इस बुक को लॉन्च कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए. हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं होगा ये केवल और केवल सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगा. अगर कोई भी आप में से कोई भी सीए रफ्तार जो हमारी हेडलाइन बुक आ रही है 6 मंथ की, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो परचम एप्लीकेशन को विजिट करके आप ले सकते हैं. इसकी लॉन्चिंग विथ इन अ वीक कर दी जाएगी. ठीक है, अब तो टेंशन नहीं है क्योंकि हम है ना ख्याल आपका. तो चलो एक क्वेश्चन याद आ गया, हम है ना ख्याल आपका, ये हमारी तो टैगलाइन नहीं है, तो किस बैंक की टैगलाइन है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. हम है ना ख्याल आपका किस बैंक की टैगलाइन है, तो यही अनाउंसमेंट आपको मुझे बतानी थी. ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हम कुछ और पर्सन्स के बारे में. मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है. रेडबुल के ड्राइवर है. सेकंड नंबर पे है फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्रेक, एंड थर्ड नंबर पे है रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज. इसके अलावा रिसेंट में हुई कुछ ग्रैंड प्रिक्स और उसके विनर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट बात करने वाले हैं ब्रजिंदर नवनीत के बारे में. ब्रजिंदर नवनीत टू बी इंडियाज एम्बेसडर टू WTO फॉर 9 मंथ. इनके टेन्योर को भी 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ ब्रजेंद्र नवनीत एज अ एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. कौन है ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के. ठीक है, इनका टेन्योर 28 जून 2023 को ख़त्म हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, और कैबिनेट की मीटिंग में इनके टेन्योर को 9 मंथ के लिए या फिर 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है आपके ट्रेड पे, डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन. अलग अलग कंट्री आपस में व्यापार करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए ना, तो वो रेगुलेट करने का काम WTO करता है. 164 मेंबर्स हैं और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी. बेसिकली GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड को रिप्लेस करके 1995 में WTO बना था, जिनेवा में हेड ऑफिस मिल जाएगा. नेक्स्ट बात करेंगे डूरंड कप के बारे में. डूरंड कप इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी. अब इसका 132 नंबर का एडिशन होने जा रहा है, कहाँ, कोलकाता में. सो 132 ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसकी जो ट्रॉफी टूर है उसकी शुरुआत यहाँ पे कर दी गई है दिल्ली से. ये जो टूर्नामेंट है वो 3 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में कोलकाता में होगा, जिसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, और इस बार नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 27 ईयर के बाद, 27 सालों के बाद कोई फॉरेन कंट्री की फुटबॉल टीम इस डूरंड कप में पार्टिसिपेट कर रही है. द टूर्नामेंट इज ओपन टू ऑल क्लब टीम. डूरंड कप एशियाज ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड 3rd ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है. एशिया का सबसे पुराना और वर्ल्ड का 3रे नंबर का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो डूरंड कप है. ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन आर्म फोर्स.
डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी और पहला जो एडिशन हुआ था वो शिमला में खेला गया था। अब इंटरेस्टिंग बात पता है आपको इस कप के बारे में क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये बात है कि यहाँ पे जो टीम जीतती है ना उसको 3 ट्रॉफी मिलती है, एक नहीं 3 ट्रॉफी मिलती है। तो डूरंड कप की ओरिजिनल ट्रॉफी और ओरिजिनल प्राइज मनी होता है वो मिलता है। फिर शिमला ट्रॉफी जो शिमला के लोग हैं उनके द्वारा दिया जाता है, 1904 में इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रेसिडेंट कप मतलब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1956 में। ओके, तो 3 ट्रॉफी इनको दी जाती है। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, इन लोगों ने डूरंड कप 16 टाइम जीता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और न्यूज़ के बारे में। ये अमित शाह जी हैं, सभी को पता ही है। इन्होंने वर्चुअल तरीके से मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया है इन द साबरमती रिवर फ्रंट, गुजरात टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब बहुत अधिक मात्रा में गवर्नमेंट का फोकस देखोगे तो 3-4 चीज़ों पे आपको दिखेगा। कौन कौन सी चीज़ें? पहला आप देखोगे हर कहीं आपको डिफेंस के बारे में देखने को मिलेगा, अलग अलग हम डील साइन करते हैं, अपने डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया के अंदर। इसके अलावा आपको टूरिज्म पे देखने को मिलेगा, सरकार कई सारे फंडिंग रिलीज करती है हमारी कंट्री में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा लॉसेज आपको देखने को मिलेंगे टूरिज्म सेक्टर में। ठीक है, तो ये 2 आपको सेक्टर मिल गए। तीसरा हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, जब फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रही है, तो उसके लिए रिलीफ कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो ये कुछ एरियाज हैं, आप देखोगे लगातार हर मंथ में आपको इनसे रिलेटेड स्कीम्स या इनसे रिलेटेड फंडिंग देखने को मिलती है। तो ये सेक्टर अभी हमारी कंट्री में आप कह सकते हैं बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया है साबरमती रिवर फ्रंट में बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमित शाह ने। आइए हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में और कर लेते हैं। इस क्रूज को डेवलप किया है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये पहली पैसेंजर कैटामरन है, ठीक है, जिसको तैयार किया गया है अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और 15 करोड़ रुपीस की फंडिंग के साथ इसे तैयार किया गया है। और इसमें 165 पैसेंजर 1.5 आवर जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। बेसिकली इट विल बूस्ट गुजरात टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत की है और उसे लॉन्च किया है। हमारा टारगेट है कि जो सिकल सेल एनीमिया है हमारी कंट्री में उसे हम 2027 तक एलिमिनेट कर देंगे। जैसे हमारा टारगेट है ना कि हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे, वैसे ही सिकल सेल एनीमिया को भी हम 2027 तक एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में शहडोल डिस्ट्रिक्ट से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत की है। सॉरी, यहाँ पर 2027 नहीं है, 2047 है। आई एम सॉरी, 2047 2047। ठीक है, 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे हमारी कंट्री से, जैसा कि हमारा टारगेट टीबी को एलिमिनेट करने का 2025 का है। इसके अलावा जो बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पे जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मिशन का टारगेट है कि आने वाले 3 सालों में जो 40 इयर्स के एज के लोग हैं, लगभग 7 करोड़ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उनकी स्क्रीनिंग करना है। बेसिकली अगर किसी के बॉडी में सिकल सेल एनीमिया है तो उनको एक जेनेटिक स्टेटस कार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मनसुख मंडाविया हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालते हैं, उन्होंने एक बात और कही है कि जब आप शादी करते हैं तो आप सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड को मैच करो इंश्योर करने के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी होती है वो जेनेटिक बीमारी होती है, आने बच्चों को ना हो, आने वाली पीढ़ी को ना हो और ट्रांसफ़र और ना हो, इसलिए यहाँ पे जेनेटिक स्टेटस कार्ड प्रोवाइड करने की बात की है। ये जो मिशन है ये 278 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 17 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और हम कब तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे? तो 2047 2047 तक। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है, कुछ बातें इन्होंने कहा कि यार हम अब तैयार हो गए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए नैनो यूरिया। हम नैनो यूरिया को एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए में, और एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन की ज़रूरत तो होगी ना, जब सामान ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट क्या करोगे। इसलिए हमारी कंट्री को ज़रूरत है कि हम नए जो नैनो यूरिया प्लांट है वो सेटअप करें। तो यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि 9 नैनो यूरिया प्लांट टू बी सेटअप अक्रॉस द कंट्री बाय 2025 2025 तक हमारी कंट्री में 9 नैनो यूरिया प्लांट को सेटअप कर दिया जाएगा और जो कैपेसिटी होगी मैन्युफैक्चरिंग की वो
44 करोड़ बॉटल्स ऑफ नैनो यूरिया एनुअली होगी बाय द 2025। इन्होंने ये बात भी हाईलाइट करके बताई कि जो नैनो यूरिया अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है, साथ ही साथ फार्मर्स की ईल्ड को, मतलब क्रॉप की ईल्ड को भी ये और इंक्रीज करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 80% होता है, जबकि आप जो ट्रेडिशनल यूरिया यूज़ करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन रेट ओनली 30% होता है। ये सारी बातें मनसुख मंडाविया ने कही हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मोदी जी की मन की बात। यहाँ पर 75वें नंबर पे जब मोदी जी ने अपनी मन की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री में हमको 75 ऐसे आइकॉनिक प्लेसेस, लाइट हाउस मतलब प्लेसेस तैयार देखने हैं जहाँ पे हम लाइट हाउस बनाएं और फिर उसके बाद हम अपने टूरिज्म सेक्टर को इन लाइट हाउस के ज़रिए अट्रैक्ट करें और बढ़ावा दें। ये बात मन की बात में कही गई थी 75वें नंबर का जब एपिसोड हुआ था। इस बात को यार बहुत सारे हमारे जो मिनिस्टर है काफ़ी सीरियस भी लेते हैं। तो ये बात सीरियस किसने ले ली? सर्बानंद सोनोवाल ने। तो सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट एट द बेस्ट टूरिज्म फैसिलिटी इन द हिस्टोरिक लाइट हाउस ऑफ द गुजरात। यहाँ पे श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। हमारी कंट्री में हमें 75 लाइट हाउसेज हैं, उनको एक आइकॉनिक तरीके से तैयार करना है और अपने टूरिज्म स्पॉट मतलब उनको आइडेंटिफाई करके उनको टूरिज्म स्पॉट बनाना है। इस कैंपेन की शुरुआत में 3 लाइट हाउस को तैयार किया गया है। 3 लाइट हाउस की फैसिलिटी तैयार की गई है गुजरात में, द्वारका, गोपनाथ एंड बीरावल इन गुजरात, ट्रांसफॉर्म इनटू द टूरिस्ट स्पॉट। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 72 और स्पॉट्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे बहुत जल्दी और उनको भी एज अ टूरिज्म फैसिलिटी की तरह डेवलप करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जैसे कि हमने जो गंगा विलास क्रूज शुरू की थी उससे हमें काफ़ी सक्सेस मिली है, तो इसलिए ये चाहते हैं, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि आओ आप इन्वेस्ट करो। किस चीज़ में इन्वेस्ट करो? नर्मदा विलास, गोदावरी विलास, महानदी विलास और कावेरी विलास में। जैसे कि गंगा विलास थी, गंगा रिवर पे क्रूज चल रही थी, वैसे ही नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर और कावेरी रिवर पे भी ये क्रूज चलेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे जो लोथल है, लोथल आपको पता है आपकी हड़प्पन साइट है और बहुत एंशियंट आपका डॉकयार्ड भी रहा है लोथल। तो लोथल को एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा और इसके लिए भी गुजरात गवर्नमेंट ने 4500 करोड़ रुपीस का बजट रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द जगन्ना अम्मा बोदी स्कीम। किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बोदी स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसके लिए इन्होंने 6393 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया है, जिससे 43 लाख लोगों को, बेनिफिशरीज को इसका प्रॉफिट मिलेगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। तो बेसिकली ये स्कीम है क्या? ये स्कीम केवल इतनी सी है कि अगर जो फीमेल हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो स्कूल के काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, तो उनको 15,000 रुपीज़ यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए। ये इसका मकसद है, बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस। आप लोग ने पराली की समस्या सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट होते हैं स्पेशली पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में। तो जब आप पैडी का प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद जब जो रेसिड्यू बचता है वही आपका पराली है और किसान क्या करते हैं उस पराली को बर्न कर देते, जला देते, जिसके कारण पोल्यूशन होता है। तो क्यों ना ये जो पैडी स्ट्रॉ है, जो बचा हुआ भूसा है, उससे कुछ यूज़फुल बनाया जाए। इसके लिए कुछ ऐसी मशीनरीज तैयार की जाए, इक्विपमेंट्स तैयार की जाए कि इस पैडी स्ट्रॉ को हम कुछ नए तरीके से यूज़ कर सकें, इसका उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए पूरी सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए गाइडलाइंस यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आए हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज द क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन इनेबलिंग इफिशिएंट एक्स सिटू मैनेजमेंट। ये टर्म थोड़ा सा देखिए, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। एक्स सिटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ जनरेटेड इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली। इसके लिए जो गाइडलाइंस है इसमें कहा गया है कि हम एक सप्लाई चेन बिल्ड करेंगे और इस सप्लाई चेन बिल्ड करने के लिए हम एक बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे बिटवीन द बेनिफिशरीज एंड द फार्मर्स एंड पंचायत, और एक इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की तरह हम यूज़ करेंगे पैडी स्ट्रॉ को। गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, कैपिटल प्रोवाइड करेगी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट के लिए। ये बात भी यहाँ गाइडलाइंस में कही गई है। अब देखिएगा
अब यहाँ पे दो शब्द होते हैं, अगर मैं आपको एनवायरनमेंट की पोर्शन में ले जाती हूँ तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। अब ये क्या कहानी है, इन सीटू और एक्स सीटू क्या होते हैं? तो बेसिकली कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी को बचाने की तकनीकें हैं, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। इन सीटू का मतलब है कि जैसे कि आपके नेशनल पार्क हैं या फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब किसी एनिमल का, किसी स्पीसीज का जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें ही वहाँ की नेचुरल हैबिटेट की जो बायोडाइवर्सिटी है आप उसे उसी एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसको हम इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं। बेसिकली मकसद क्या है यहाँ पे आपको हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हो आउटसाइड देयर नेचुरल एरिया। आउटसाइड देयर नेचुरल एरिया मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग डीएनए बैंक ओपन करते हो और मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो कि आप कंजर्वेशन कर रहे हो बट हैबिटेट से हट के कहीं दूर आप कर रहे हो, आर्टिफिशियल कंडीशन आपने बिल्ड करी है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अच्छा एग्जांपल आप यहाँ पे समझ लो, जैसे कि इन सीटू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, यहीं पर एनिमल रह रहा है, यहीं की बायोडाइवर्सिटी है और यहीं पे इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल होम जैसे कि सीड बैंक या फिर जू जो होता है वहाँ पे तो एनिमल्स हम जंगलों से पकड़ के लाए हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, लेकिन हम उनको कंजर्वेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम उनका प्रोटेक्शन तो कर रहे हैं ना, तो वो आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि आप बॉटनिकल गार्डन बना लेते हो, राइट, ये बात यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स एट सुपरमार्केट। तो सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड ने जो सुपरमार्केट्स होते हैं उनमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिनकी आप कह सकते हो जो कि लेस देन 70 माइक्रोन थिक हैं, उनको बैन करने की बात की है, जिनका उपयोग आप फ्रूट एंड वेजिटेबल को कैरी करने में कर रहे हो, ब्रेड्स में यूज़ कर रहे हो उसको पैक करने के लिए, तो ये सारी जो पॉलीथीन है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उनको बैन कर दिया गया है। कैपिटल न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे सेनेगल के बारे में। सेनेगल कहाँ है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको अटलांटिक ओशन से लगी हुई एक कंट्री दिखाई देगी विच इज अ सेनेगल। सेनेगल हैज बिकम द 4th कंट्री टू साइन द जेट-पी डील। अब ये जेट-पी डील क्या है? जेट-पी डील मतलब है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप डील, और ऐसे इस डील को साइन करने वाली सेनेगल 4थे नंबर की कंट्री बन गई है। क्या इसके पहले किसी और ने साइन किया है? हाँ बिल्कुल किया है। किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने इस डील को साइन कर चुका है। साउथ अफ्रीका के बाद इंडोनेशिया आप देखेंगे तो इंडोनेशिया इस डील को साइन कर चुका है, एंड वियतनाम ओके, वियतनाम इस डील को साइन कर चुका है। 4थे नंबर की कंट्री इस जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप डील को साइन करने वाली कंट्री कौन बन गई है? सेनेगल बन गई है। अब बेसिकली ये जेट-पी डील है क्या, क्यों, क्या साइन हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। जब COP26 की मीटिंग ग्लासगो में हुई थी तब हमारे कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं जो पूरी तरीके से विकसित हैं, ठीक है ना, और पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी हैं और अब दूसरी कंट्री को डेवलप होने से थोड़ा सा रोक रही हैं। आप इसको इस तरीके से भी, इंडिया ने तो इसी तरीके से लिया है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब COP26 की मीटिंग हुई थी तो यूके, यूएसए, फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन, इन लोगों ने मिलके ये डील बनाई थी और कहा था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को, डेवलप्ड जो कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश जो है, विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे कि आप जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन करो, आप जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उसको कम करो और नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ या अपना एनर्जी ट्रांजिशन दिखाओ। और उसके लिए जैसे कि विंड मिल लगाना है या फिर सोलर प्लांट लगाना, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो डेवलप्ड कंट्री प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्री को, जिससे हम धीरे धीरे कोल जो है उसको एलिमिनेट कर सकें अपनी डेली लाइफ से और हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस कर सकें। उसके लिए ये जेट-पी डील साइन हुई थी, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप डील, और इसको साइन करने वाली 4थी कंट्री बन गई है सेनेगल। इसके पहले इंडोनेशिया, वियतनाम और साउथ अफ्रीका ने इस डील को साइन किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्जिन गैलेक्टिक कंप्लीट्स फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्जिन गैलेक्टिक जिसके फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रेंसन,
उन्होंने सक्सेसफुली पहला मैन मिशन कंप्लीट कर लिया है स्पेस में। ये जो मिशन है बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे एक और स्टडी सामने आई है, शिफ्ट इन स्नोफॉल टू रेनफॉल स्टडी। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जो आपका हिमालयन वाला एरिया है वहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण ये स्नोफॉल जो है अब वो रेनफॉल में कन्वर्ट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी, Himalayas mountain and other mountain across the northern hemisphere are likely to see 15% more rain for every 1 degree Celsius rise। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने पे 15% ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिल रहा है नदर्न हेमिस्फीयर के जो हिमालय माउंटेन और दूसरे माउंटेन रेंज है। मतलब आपका जो स्नोफॉल होना चाहिए वो कन्वर्ट हो रहा है रेनफॉल में। क्लाइमेट चेंज कुड कॉज अ शिफ्ट इन अ स्नोफॉल टू रेनफॉल इन द माउंटेन रीजन अक्रॉस द नदर्न हेमिस्फीयर, एम्प्लीफाइंग रेनफॉल एक्सट्रीम लास्टिंग ओवर अ फ्यू आवर्स टू अ डे। कुछ घंटे से कुछ दिनों तक अब रेनफॉल यहाँ पे होने लगी है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जब टेम्परेचर राइज होगा तो 30% से 45% आपको रेनफॉल में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसका प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि लैंडस्लाइड होगी, सॉइल एरोजन होगा और फ्लड भी देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे ये बात भी मेंशन की गई है कि हिमालयन के अलावा नदन जो नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक माउंटेन रेंज है, कैस्केड रेंज, सियारा नेवादा रेंज है, कनाडा की आपकी कैलिफोर्निया की जो रेंज है बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड कैटेगरी में है एज कंपेरिजन टू रॉकी। चलिए, ये कितना क्यूट है ना, मैंने इसको देखा हुआ मुझे बहुत पसंद आया। एक छोटा सा रोबोट है, ये बिल्कुल फिश की तरह दिखता है, बिल्कुल हल्ला नहीं करता और समुद्र में आसानी से जाता है, वहाँ की मछलियों की पिक्चर, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी की पिक्चर्स को लेता है, डीएनए कलेक्ट करता है। बढ़िया, मतलब बढ़िया सुंदर तरीके से काम कर रहा है। और इस मछली जैसी रोबोट को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, इसको तैयार किया है स्विट्जरलैंड ने और इसका नाम है बेले। ठीक है, देख लिया। आप बात करते हैं, रिसर्चर इन स्विट्जरलैंड रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू ऑटोनॉमस फिश रोबोट जिसका नाम है वेले। इसका काम क्या है? ये बेसिकली जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करने का काम करते हैं। आपको किसी भी चीज़ में कंजर्वेशन करना तो आपको एक्चुअली कंडीशन तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप कंजर्वेशन करोगे। जैसे अगर हमको पता ही नहीं होता कि हमारे कंट्री में टाइगर कितने हैं, तो हम तो यही समझते हैं कि टाइगर खूब सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो कभी प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च नहीं करते। तो जब हमें एनवायरनमेंट की जानकारी होती है, बायोडाइवर्सिटी की जानकारी होती है, उसके बाद ही तो हम पॉलिसी बना सकते हैं या फिर कंजर्वेशन का काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस रोबोट का यही काम है कि क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगी, जिसके बाद हम जो रिसर्चर हैं वो एक अलग अच्छे तरीके से कंजर्वेशन करने के लिए, मरीन लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे। इससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके कारण मरीन लाइफ किस तरीके से इफेक्ट हो रही है। साथ ही साथ डीएनए सैंपल को भी कलेक्ट करेंगे और अंडर वाटर फिल्म भी तैयार करेंगे। और ये जो फिश जैसी आपको रोबोट दिख रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, ये किसी भी फिश को या मरीन एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, बिल्कुल भी हल्ला नहीं करती है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अप्रूव किया है 6,194 करोड़ रुपीस टू 19 स्टेट अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो SDRF के अंतर्गत 6,194 करोड़ रुपीस दिए हैं 19 राज्यों को अमित शाह ने। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है एलन अर्किन। एलन अर्किन जो थे वो एक एक्टर थे। इन्होंने कई सारी कॉमेडी पिक्चर्स भी की हैं, ड्रामा किए हैं और 4 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। 2007 में इन्हें ऑस्कर भी दिया था लिटिल मिस सनशाइन के लिए, लेकिन अब इनकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे एक हम पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, दीपिका पल्लिकर कार्तिक एंड द हरिंदर पाल सिंह संधू। इन दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है एशियन स्क्वॉश मिक्स डबल चैंपियनशिप जो कि हांगकांग में हो रही थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MDL मतलब आपका मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ एक डील साइन की है। 2,725 करोड़ रुपए की ये डील है। किसके लिए डील है? INS संकुश के लिए। फिर है डिलॉइट ने मनोज कोहली को सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल अतुल आनंद, इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में बनाया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं अतुल आनंद। स्टार्टअप
G20 शिखर समिट 2 दिन का ये शिखर समिट है, इसको आयोजित किया जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में। लास्ट न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। तमिलनाडु, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के मामले में टॉप ने किया है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। अब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था कि हमें ना ख्याल आपका किस बैंक का टैगलाइन है, ये टैगलाइन किस बैंक का है आप हमको बताएंगे। नेक्स्ट है अजय भटनागर, इन्हें रिसेंटली स्पेशल डायरेक्टर किस बॉडी का बनाया गया है, एनएसजी, सीबीआई, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉन द टाइटल ऑफ सीनियर नेशनल वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप, किस स्टेट ने सीनियर नेशनल वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरला। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करेंगे। इसके अलावा आज आपको 4 बजे हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, नया वीडियो टू द पॉइंट विद 5 years PYQs, तो जुड़ना नहीं भूलेंगे 4 बजे। ओके, सो मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।